नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो नोट के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से जो हम आपसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे ये महत्वपूर्ण भी हैं और साथ में प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए प्रश्न भी इसमें समाहित किए जाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको इन वीडियो नोट्स को ध्यान से देखना है, समझना है और अपनी तैयारी के साथ साथ लेकर चलना है। पहली बात तो ये कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही आसान प्रश्न हमें दिए जा रहे हैं या फिर बहुत ही मुश्किल प्रश्न हमें दिए जा रहे हैं। जैसा पेपर का स्टैंडर्ड आता रहा है, कभी आसान कभी मुश्किल, सभी का मिक्स करके आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। साथ में टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब दो कथन दे रखे हैं, इनको हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है, ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये आप क्वेश्चंस की प्रकृति अच्छे से समझते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए। कथन ए क्या है कि पंथ निरपेक्षता नास्तिकता का पर्याय नहीं है। पंथ निरपेक्षता नास्तिकता का पर्याय नहीं है। पंथ निरपेक्षता सांस्कृतिक बहुलवाद की स्वीकृति है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन या कौन से कथन सही है, इसकी हमें यहाँ पे बातचीत करनी है। देखिए दोस्तों, पंथ निरपेक्ष राज्य जो होता है, पंथ निरपेक्ष जो राज्य होता है वो अपने कार्यों के लिए क्या करता है, किसी भी धर्म को आधार नहीं बनाता। ये आप अच्छे से समझते हैं। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, ठीक है ना। और धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के बीच में भेदभाव भी नहीं करता। ये आपको पता है पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विकास की वस्तु समझता है। और एक संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था तो आपको दोस्तों पता होगा, 1976 में हुआ था, 1976। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया। ठीक है, कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, ठीक है ना। और धर्म के मामले में ये नागरिकों में भेदभाव भी नहीं करता। भारतीय संविधान राज्य को अधार्मिक या धर्म विरोधी नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करता है। सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करता है, समान रूप से स्वतंत्रता देता है, सभी पंथों को समान रूप से स्वतंत्रता देता है। भारतीय पंथ निरपेक्षता की यदि हम बात करें तो धार्मिक विविधता के साथ में है, ठीक है, धार्मिक विविधता के साथ में है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध जो है वो व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं है, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल किसी एक धर्म की हमने आज़ादी दे दी। अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनकी धार्मिक आज़ादी से भी इसका संबंध है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का। मतलब सभी संस्कृतियों के लोगों को धार्मिक आज़ादी है, चाहे वो क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सभी संस्कृतियों के लोगों को धार्मिक आज़ादी है हमारे भारत देश में। चूँकि हमें पता है कि हमारा भारतीय समाज बहुधर्मी है, जिसका एक बड़ा वर्ग हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है, बड़ा वर्ग हिंदू धर्म से संबंधित है। बौद्ध, जैन और सिख धर्म हिंदू धर्म से ही उत्पन्न हुए। समय समय पर अन्य देशों से आए, इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहाँ पर सामाजिक संरचना के भाग बन गए। तो सभी भारत को अपना देश मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। रहन सहन, आर्थिक जीवन, वेशभूषा, इनमें समरूपता पाई जाती है। लोगों में समान रूप से राष्ट्रीयता का जो तत्व है वो भी विद्यमान है, ठीक है। भारत के प्रति जो प्रेम है वो भी विद्यमान है। अब हम इसके सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। अब देखिए, कथन को अब दोबारा पढ़िए। पंथ निरपेक्ष नास्तिकता का पर्याय नहीं है, हमने इसकी डिस्कशन कर ली।
पंथ निरपेक्षता सांस्कृतिक बहुलवाद की स्वीकृति है। तो दोनों ही कथन सही हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना, क्योंकि नास्तिकता का पर्याय नहीं है। भारत सभी धर्मों को, सभी संस्कृतियों को, सभी समुदायों को एक ही नज़र से देखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से क्या भारत के संघात्मक राष्ट्र निर्माण में एक बाधा है? बाधा का मतलब क्या होता है? दिक्कत होती है। बाधा का मतलब मुसीबत होती है, किसी भी काम में आने वाली परेशानी होती है। तो भारत के संघात्मक राष्ट्र निर्माण में कौन एक बाधा है? ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं। देखो दोस्तों, राष्ट्र निर्माण जो है वो एक मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और एक जल्दबाजी वाली प्रक्रिया ना होकर एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, भावनात्मक प्रक्रिया है और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। भारत जैसा एक विशाल देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, हाँ ठीक है, अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। तो यहाँ पर ये जो राष्ट्र निर्माण की बात है ये मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से और दीर्घकालिक प्रक्रिया के अंतर्गत बात की जाती है। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या हुआ कि विविधता को समाप्त नहीं करके बल्कि इसे एक तार में पिरो दे, एक ही माला में पिरो दे। एक तो ये हुआ कि हम अलग अलग धर्म में रहते हैं, ठीक है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई मुस्लिम है, अलग अलग धर्म में हम रहते हैं। तो इन विविधता को समाप्त ना करके इनको क्या करेंगे, इन विविधता को एक ही सूत्र में पिरो देंगे, एक ही माला में इनको पिरो देंगे, ठीक है ना। ये हमें करना है। तो अब इसको करने में चुनौती आती है एकता के सूत्र में बांधने की, दूसरी चुनौती आती है लोकतंत्र को कायम करने की, फिर चुनौती आती है कि ऐसा विकास हो जो पूरे समाज का भला कर सके, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो योजना आयोग है उस पर संघात्मक ढांचे के उल्लंघन के आरोप लगते रहे थे, ठीक है। योजना आयोग पर संघात्मक ढांचे के आरोप लगते रहे थे। इसलिए अब यहाँ पर हम कहें कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने अपना स्थान ले लिया है। किसने ले लिया है? नीति आयोग ने अपना स्थान ले लिया है, ठीक है दोस्तों। तो संघात्मक राष्ट्र निर्माण में योजना आयोग एक बाधा थी, जिसे समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर लिया गया है। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो प्रश्न है ये आपके 2014 का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत आपसे पूछा गया था, ठीक है, 2014। तो संघात्मक राष्ट्र निर्माण में एक बाधा क्या थी? योजना आयोग, जिसे अब क्या हो गया, उसके स्थान पर नीति आयोग को बना दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका फ्रांसीसी प्रतिरूप पर आधारित है? किस देश की कार्यपालिका है जो फ्रांसीसी प्रतिरूप पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। तो इसमें देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति और संसदीय शासन पद्धतियों का मिश्रण है। फ्रांस की जब आप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल और जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, इसका क्या है, एक मिश्रण है। इन पद्धतियों को मिश्रित किया गया है, इसलिए वहाँ पर अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कही जा सकती है, अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है। 1958 में 1958 में 1958 में डिगोल संविधान एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की व्यवस्था करता है, जिसे वास्तविक
प्राधिकार प्राप्त है, जिसे 7 वर्षों के लिए चुना जाता है और जिसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। साथ ही इसमें एक प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है, जिसके अधीन एक मंत्रिमंडल है जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। तो फ्रांस की शासन पद्धति को अर्ध अध्यक्षीय पद्धति कहा जाता है। इसी तरह की कार्यपालिका जो है, इसी अर्ध अध्यक्षीय तरह की कार्यपालिका कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका के अंदर स्थित है। किसके अंतर्गत स्थित है? श्रीलंका के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है ये वाला, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार के बीच सही उत्तर नहीं है? संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार के बीच में सही उत्तर नहीं है। एक एक चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, संसदात्मक व्यवस्था में 2 कार्यपालिका होती हैं, वास्तविक और नाममात्र की, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में केवल वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। संसदात्मक व्यवस्था में मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में भी अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें भी कोई समस्या है क्या? इसमें भी कोई समस्या नहीं है। संसदात्मक सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है, परंतु अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। ऐसा ये किसने कह दिया? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इसलिए ये गलत है। संसदात्मक व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों में घनिष्ठ संबंध होते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण होता है। ये बिल्कुल सही है। यूएसए में हम देख सकते हैं, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है। तो इसमें ए, बी और डी ये तो सही है और सी यहाँ पे गलत है, तो राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ठीक है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका में आपसी संबंधों के आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अंतर किया जाता है। जब भी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात की जाएगी तो वहाँ पर आपके व्यवस्थापिका कार्यपालिका के आपसी संबंधों को देखा जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा। संसदीय कार्यपालिका में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका अपने कार्यों के संबंध में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को अपने पद से निश्चित समय से पहले हटा सकती है संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की बात करें तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इसमें कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ना ही निश्चित अवधि से पहले उसे हटा सकती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होती है, जैसे हमारे देश में है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में केवल और केवल वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो कि अमेरिका में है। संसदात्मक व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों में घनिष्ठ संबंध होते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। ठीक है। तो ये चौथा सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह एकात्मक है? कौन से देशों का समूह एकात्मक है? ध्यान से सुनिए, एकात्मक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। एकात्मक, तो एकात्मक शासन में संविधान द्वारा राज्य की संपूर्ण शासन शक्ति केंद्र में निहित होती है, और होता है संघात्मक, वहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। तो एकात्मक शासन में संविधान द्वारा राज्य की संपूर्ण शासन शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। सारे राज्य में शासन एक ही इकाई का होता है। समस्त शासन सूत्र केंद्र के अधीन होता है। देखिए इसमें ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जापान, श्रीलंका, हॉलैंड, इटली, बेल्जियम, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, क्यूबा, न्यूजीलैंड, इनमें एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है ना। तो अब हमें इसमें वो वाला पोर्शन देखना है जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था इनमें दे रखी है। तो देखिए अभी हमने नाम लिया बांग्लादेश, क्यूबा, न्यूजीलैंड, टर्की, इनके अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था है। आधुनिक विश्व में संघात्मक शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, भारत, यूगोस्लाविया, रूस, ये सब संघात्मक वाले हैं। अब इसमें हमें जब एकात्मक वाला जो देखना था तो बांग्लादेश, क्यूबा, न्यूजीलैंड, टर्की यहाँ पर एकात्मक शासन वाले देश हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो नोट में हमने बात की आपसे कि भाई जो
हमने यहाँ पे देखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था को देखा, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार की कुछ विशेषताएं देखी, फ्रांसीसी प्रतिरूप पर आधारित देश श्रीलंका को हमने देखा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इससे पहले बात की थी संघात्मक राष्ट्र निर्माण में एक बाधा की बात की थी। ठीक है, जिसमें और फिर हमने एक प्रश्न देखा था आपके पंथ निरपेक्षता से संबंधित या धर्म निरपेक्षता से संबंधित। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो नोट अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे प्रश्नों की प्रकृति होती है, कैसे क्या आता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो नोट में।